के तत्वाधान में आयोजित दुनिया के महानतम विद्वान, दुनिया के महानतम दार्शनिक, चिंतक, विचारक, दुनिया के महान पत्रकार, दुनिया के महान महानायक, दुनिया के महान सामाजिक बदलाव के नेता, दुनिया के महान लेखक, महानतम लेखक और भारत के अंदर जहाँ कहीं भी जो सेक्शन, जो वर्ग, जो क्षेत्र, जो लोग अन्याय से ग्रसित है, जो जितना ज़्यादा अन्याय से ग्रसित है उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और जो कम न्याय से ग्रसित है उनके साथ कम, और जो बिल्कुल न्याय के साथ ग्रसित नहीं थे, अन्याय से ग्रसित नहीं थे, उनके साथ भी बिल्कुल नहीं। ये सबके साथ है न्याय देने वाले, अपने घर, अपने पैसे के चारपाई, अपने दरवाजे पर बैठने की ताकत देने वाले, अपने पैसे के कपड़े अपने शरीर पर धारण करवाने वाले, इंसान को जो जानवर के जैसा जी रहे थे उनको इंसान का दर्जा दिलवाने वाले परम पूज्य बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर आयोजित समारोह के अध्यक्ष महोदय, समारोह में उपस्थित हमारे जुझारू साथी और अपना सब कुछ खो के लगाने वाला आदरणीय मुरारी बाबू, सहेंद्र बाबू, हमारे मदन मोहन बाबू, राघव बाबू, विजय बाबू, हमारे उपेंद्र भाई, दुर्गा बाबू, नीतीश जी, कमलेश यादव जी, बिंदेश्वर यादव जी, मुकेश जी, रामव्रत जी, तमाम भाई बंधु, आपको लगता होगा आप सबको मैं तहे दिल से अपनी तरफ से, और भारत ही नहीं दुनिया के अंदर समता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित जो समाज चाहते हैं उन तमाम लोगों के तरफ से जो बाबा साहब और बुद्ध और तमाम महापुरुषों की जो लड़ाई का लाभ उठाए हैं और चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ भी इसका लाभ उठाए, उनके तरफ से आप सबको तहे दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मंडल पेश करता हूँ। साथियों, छः दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था। 6 दिसंबर का दिन आज के ठीक एक हफ्ता पहले का दिन था। बाबा साहब जब चले गए थे, आज मैं समझता हूँ कि आज क्या मतलब एक हफ्ता पहले बाबा साहब की लाश 26 अली रोड में उनके आवास में आज लाश पड़ी हुई होगी। हम इसको आज 6 दिसंबर ही मान ले तो क्या नज़ारा रहा होगा। हम सबों के बाप, जो बाप ने हमारे लिए नहीं किया, नहीं कर सकते थे, जो हमारे बाप दादे नहीं कर सकते थे, उन सब के लिए, हमारे लिए बाबा साहब ने किया था। और आज बाबा साहब का डेड बॉडी पड़ी हुई है। ठीक 2-4 दिन पहले ही बाबा साहब
अपने रत्तू नाम के सचिव से कहा था, जो उनके सेवा में लगे हुए थे, रत्तू, आज मुझे लग रहा है कि कई वर्षों से मैं नहीं सोया हूँ, शरीर भारी भारी लग रहा है, थका हूँ, बैठता हूँ उठने का मन नहीं करता है, उठते हैं बैठने का मन नहीं कर रहा है। रत्तू, पता नहीं क्या हो गया है, रत्तू चंद क्या हो गया है मुझे। रत्तू, मेरे लोगों से कह देना कि जो कारवां मैं यहाँ तक लाया हूँ, बहुत तूफानों से, झंझावातों से, मुसीबतों से, तूफानों से लड़कर के यहाँ तक लाया। तुम मेरे लोगों को कहना ये कारवां हमेशा आगे ले जाएगा। किसी भी सूरत में अगर कोई नहीं ले जाना चाहता है, अगर हमारे लोग कहीं थक जाएंगे, बेवकूफ़ रहेंगे, अगर हमारी बातें समझ में नहीं आएगी, तो उनसे यह भी कह देना कि ये कारवां वहीं छोड़ देगा। रत्तूचंद, मेरे लोगों को दूसरी बातें कहना कि बाबा साहब बोले हैं कि कोई आएगा तो कारवां आगे ले जाएगा, इसे पीछे नहीं होने देना। मेरे जन्मदिन पर कोई जश्न नहीं मनाएगा, जश्न मनाने में अपना समय, ऊर्जा और पैसा नहीं बर्बाद करेगा। मेरे कारवां को बढ़ाने में, विचारों को बढ़ाने में वो हमेशा लगा रहेगा। मेरे साथियों, ठीक उसके 1-2 दिन बाद बाबा साहब चले जाते हैं। बाबा साहब ने कितनी बड़ी बातें कही। हमारे बाप दादा अपना प्राण त्यागते समय ये बातें कहा था। आज का दिन हिसाब किताब का दिन है। आज का दिन अपना अकाउंट खंगालने का दिन है कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं। क्या हम बाबा साहब के कारवां को आगे ले जा रहे हैं, या बाबा साहब के कारवां को पीछे करने में हम सब कुछ कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये तय करना होगा। आज 2 तरह के लोग हैं इस देश के अंदर जो बाबा साहब की मूर्ति के पास जा रहे हैं, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। एक वो लोग हैं जो बाबा साहब के विचारों को देखना नहीं चाहते हैं, बाबा साहब के विचारों के दुश्मन हैं, बाबा साहब के विचारों को वो सदा सदा के लिए इस देश से गिरा कर देना चाहते हैं। और अफसोस की बात यह है कि यही ताकतें जो बाबा साहब को, संविधान को नहीं देखना चाहते, वो लोग आज बाबा साहब का जन्मदिन और ये परिनिर्वाण दिवस मनाने में आज हमसे बहुत आगे हो गए हैं। नहीं, आज वो बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। आज देश का प्रधानमंत्री बाबा साहब का जो जन्म स्थान है महू, वहाँ जो स्मारक है, वहाँ सबसे ज़्यादा जा कर के और घुटने टेक करके वो सिर झुका रहा है। और हमारा दलित और पिछड़ा भाई यह मान लेता है कि मेरे देश का अरे हमारे बाबा साहब देश का प्रधानमंत्री वहाँ जा रहा है। वो देश का प्रधानमंत्री देश का हो सकता है, वो बाबा साहब के विचारों का प्रधानमंत्री है नहीं। और यही नहीं है, जैसा कि ये बोल रहे थे सहेंद्र जी, वो भी शिकायत आदमी, पिछड़ा दलित का आदमी, दलित चिंतक, विचारक अब यह कहने लगा है कि बाबा साहब का संविधान गड़बड़ है। नहीं, वो कहता है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, वो कहता है, कह रहा है। साथियों, और एक दूसरे लोग हैं जो हम लोग जैसे उपेंद्र भाई जैसे पागल, ये पगलों की टीम है, जिनके पास बढ़िया न खाना है, न कपड़ा है, न रहना है। और एक और है जिनके पास बहुत बढ़िया है। वो लोग में भी कुछ ईमानदार लोग हैं, सभी ऐसे नहीं हैं। वो लोग बाबा साहब का
महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। आज दो ताकतें हैं। एक ताकत वो है जो बाबा साहब के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहता है, बाबा साहब के विचारों को हृदय में बैठाना चाहता है और इनके विचारों के लिए मिट जाना चाहता है। एक वो लोग है, वो ताकत है, उसमें हमारे लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वो क्या चाहते हैं? एक हम लोग हैं जो बाबा साहब के विचारों को मिटने नहीं देना चाहते हैं, हम खुद मिट जाएंगे। एक वो हैं जो कहते हैं कि बाबा साहब के विचारों को मिटा कर ही छोड़ेंगे, मिटा कर ही छोड़ेंगे, तभी हमारा जो है वो कार्य, हमारा काम आगे होगा। अब आपको तय करना है, हम लोगों को तय करना है। तो उन ताकतों के आगे जिनको हम लोगों ने ताकत दिया है, हमारे लोगों ने ताकत दिया है, आप उनके साथ रहेंगे या आप इधर रहेंगे? ये किसी के बस का चीज़ नहीं है। कई बातों पर बात करना चाहते थे, समय बहुत है नहीं। कैडर क्लास में हम लोग आएंगे तो बात करेंगे। मैं दो तीन चीज़ों पर बात उठाना चाहता हूँ। एक ये कि ये दोष है किसका? अभी बोल रहे थे कि उन लोग 10% आरक्षण ले लिया। आरक्षण उनका मिलना, संविधान खत्म होना है, हमारा कारवां पीछे जाना है। और ये निजीकरण, ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये दो तरफ से हमला हो रहा है संविधान पर, हमारे हकों पर। आरक्षण कभी सवर्णों को मिलेगा, हमको लग रहा है कि कोई नहीं सोचा होगा, कोई सोचा नहीं होगा कि इन लोगों को कहीं आरक्षण मिल सकता है, ये आरक्षण के कभी हकदार हो सकते हैं। वो आरक्षण उन लोगों ने लिया, ये छोटी बात है। उन लोगों ने लिया, यह बिल्कुल छोटी बात है, और मैं तो कहूं कि झूठी बात है। इस देश का दलित और पिछड़े, SC ST OBC पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, उनके लीडरान थे। मैं आज फिर कहता हूं और मजबूती से कहता हूं, वो बीजेपी में भी थे और बाहर में भी थे। जिन दिनों मंडल कमीशन लागू हुआ था, मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन कई सांसद, जिस हमारे इधर जो लागू करने वाले आदरणीय बीपी मंडल साहब और जो रामो बाबू जो मोर्चा था, उसमें जो थे उन लोग रिजाइन करके बाहर आ गए थे कि मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। बीजेपी में जो लोग बैठे हैं, नाम हम नहीं लेना चाहते, नाम लेने से भी हमको अब मन गंदा हो जाता है। वो सारे तो OBC और शेड्यूल कास्ट के लोग बैठे हैं, और दूसरे में भी हैं 542 से 3 दूसरे हैं, 542 सिलेक्टेड होके जा रहे हैं। उसमें ST के लोग बैठे हैं, SC का लोग बैठा है, OBC का लोग बैठा हुआ है। भाई कितना बड़ा पद चाहिए? जब इतना बड़ा हमला, यह हमला पाकिस्तान और चीन के हमला से बड़ा हमला था। यह हम कह रहे हैं कि यह अंग्रेजों के राज जो हम 200 वर्षों तक रहे, या किसी और के राज रहे और जो नुकसान नहीं हुआ, उससे भी बड़ा नुकसान ये हमला था। ये हमला इन लोगों ने कैसे बर्दाश्त किया? कैसे बर्दाश्त कर दिया? ये नालायक लोग मेजे थपथपा करके, भाई साहब इनको फॉरवर्डों को आरक्षण दिया, और उस दिन से हमको पहचानने में कन्फ्यूजन हो रहा था कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन पिछड़ों और दलितों का असली लीडर है और कौन नहीं है। ये कन्फ्यूजन मुझे क्लियर कर दिया उस दिन, ये घटना ने, कि जो कोई भी ऐसा होगा
जो 10% सवर्णों का आरक्षण दिया बिना जातीय जनगणना का, आंकड़ा है तुम्हारे पास कि सवर्णों का 10% आबादी है इस देश में? आंकड़ा है? नहीं है। आंकड़ा के अभाव में और अपर लिमिट जो 50% है, इससे पार नहीं करेगा आरक्षण। इसके वजह से पिछड़ों को कितना आरक्षण दिया? 54 वाले को 27 दिया कि चाकि 50 पार कर जाएगा, ये पार नहीं होना है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। एक शख्स ने नहीं कहा कि पहले जातीय जनगणना करा लो, हम एक लोग तुम्हारे साथ हैं, हम फॉरवर्डों को आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन पहले जनगणना कराओ और जनगणना कराने के बाद जितना आबादी होगा उतना ले लेना। 10 क्या, अगर 20 होगा तो 20 ले लेना, 25 है तो 25 ले लेना, और अगर 5 है तो तुमको हम 5 दे देंगे। ये क्यों नहीं कहा? और जो लोग नहीं कहा उनका चेहरा पहचान लेना होगा और उनको मजबूर करना होगा। हमको काम भी उन्हीं से लेना है, हमको काम उन्हीं लोगों से लेना है। कोई नया लीडर हम खड़ा नहीं कर सकते हैं, नई पार्टी भी खड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा किए हैं उन लोगों को हम माफ नहीं करेंगे जब तक उनको सुधार नहीं लेते हैं। और ये मैसेज उन तक जानी चाहिए। मैं इसलिए रोज ये बातें करता हूं कि जिन लोगों ने फॉरवर्डों के सवर्णों का आरक्षण का समर्थन किया है और पास किया है, वो लोग हमारे गद्दार हैं, हमारे नेता नहीं हो सकते हैं। और अगर कोई मजबूरी में किया है तो मजबूरी बतावें, किस मजबूरी में आपने किया है? आर्टिकल 370 खत्म हो रहा था, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान में ये था, और बाबा साहब आर्टिकल 370 के पक्ष में थे। 9 महीना वहां शटडाउन रहा, 9 महीना तक लॉकडाउन रहा। किस कष्ट में वहां के लोग रहे होंगे, कभी सोचा है? 3 महीना और 1 महीना हमने बर्दाश्त नहीं किया था, और हमारा तो फोन चालू था। नहीं, वहां फोन भी चालू नहीं था। क्या इसलिए कोई मुसलमान है? यही है, झारखंड में भी तो कोई जमीन नहीं ले सकता है। ये आपका अरुणाचल में नहीं ले सकता है, नागालैंड में नहीं ले सकता है। कई राज्य ऐसे हैं जहां ये जब आज़ादी के दिन होते हैं दूसरे झंडे फहराए जाते हैं, लेकिन उनको टारगेट नहीं किया, कश्मीर को टारगेट किया गया मुसलमान की वजह से, ताकि आप सब उनका वोट जो है बिगड़ ना पाए, वोट बना रहे और वोट ज्यादा करने के लिए। एक शब्द किसी ने बोला क्या है? इस देश के पिछड़े और दलित के लीडरों ने कहा आर्टिकल 77 के हम पक्ष में हैं, वो ये खिलाफ में है, वो खत्म हो जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? 1 मिनट भैया। तो मेरा ये कहना है, साफ साफ कहना है कि इन लोगों ने एक हमला किया कि आरक्षण ले लिया, और हमने ले लिया नहीं, दिया। एकदम सीधा कहना है, हमारे लोगों ने दिया। मैं सैल्यूट करता हूं महानायक करुणानिधि के सुपुत्र M.K. स्टालिन साहब का। कौन है हमारे वो? हम तो कुछ नहीं जानते हैं, चेहरा आएगा तो चिन्हेंगे नहीं। उनके कारनामे मुझे याद है, उनके कृत्य मुझे याद है, उनके त्याग मुझे याद है। और उसने क्या कहा? उसने खिलाफ किया है। और जोकरवा, जिसको जोकर कहता है ना, सब अनपढ़ है, बेवकूफ है, वो कौन है भाई? चोर है। कौन है भाई? लालू यादव है। उनकी पार्टी ने उसका खिलाफत किया। क्या मिला? क्या मिला? जब चुनाव होता है तो जमानत जब्त हो जाता है। तो कौन मरा हुआ है ये तय करना होगा। जिस दिन सवर्णों का आरक्षण लागू हुआ था और जब फॉरवर्ड खुशी हो रहा था, जश्न मना रहा था, मैं अंदर अंदर मुस्कुरा रहा था कि बेटा बस आने वाला चुनाव है, फरिया लेंगे हम लोग। अब कि तुम लोग का बोहनी नहीं होगा। बोहनी किसका नहीं हुआ? जिसने खिलाफ किया उसका नहीं हुआ। हद है यार। कौन कहता है कि उसने आरक्षण लिया? मैं कहता हूं कि हमने आरक्षण दिया, हमारे मुगड़ेपन के वजह से हुआ है, हमारे हिजड़ेपन के वजह से हुआ है, हमारी मूर्खता से वजह से हुआ है। और हम तो कह रहे हैं, हम कोई कहता है कि भारत जगदेव बाबू के जमाना न है कि हमारा कोई मार देता है, न कहता है। अब वो न है कि हमारा कोई तंग कर देता है। पता चला रही घरवा पर चढ़ करके। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि उस जमाने में बिहार में जगदेव बाबू थे, और इस जमाने में भी कुछ लोग मजबूत हैं, नहीं है? औकात है तो भाजपा के खिलाफ करके दिखा दे ये लोग
क्यों दबे हुए हैं, क्यों भीतर भीतर समर्थन कर रहे हैं? और भीतर भीतर क्या, वो तो बाहर बाहर हो गया। क्या लालू यादव से ज़्यादा कोई मजबूत है क्या? उसके जात भी उसके पीछे पकड़, जात क्या नहीं करिए तो उसके जात के लोग भी बहुत मजबूत हैं और कट्टर हैं। इसके बाद भी क्या दशा है लालू यादव का। मैं ये बात इसलिए रेखांकित कर रहा हूँ, इसको बुरा नहीं मानिएगा, कि कोई गुमान नहीं करना। ये लोग कहता है कि पहले वाला बात नहीं है और नहीं होगा, हमको नहीं बिगाड़ पाएगा। तो संविधान के रहते, बाबा साहब के संविधान के रहते, जब सुप्रीम कोर्ट बिक रहा है, बाबा साहब के संविधान के रहते, जब ये इलेक्शन कमीशन बिक रहा है, बाबा साहब के संविधान के रहते, जब राम रहीम को बेल दिया जाता है खेती करने के लिए और Z+ सिक्योरिटी देकर के उसको बाहर किया जाता है, बाबा साहब के संविधान के रहते, अर्णव गोस्वामी जो सरकार का दलाल है और दलाल जैसे जो मीडिया है उसके लोगों को 12 बजे बंद कोर्ट में, बंद जब कोर्ट होता है तो कोर्ट को खोल करके उनको बेल दिया जाता है। और तुम्हारा जो नायक है उसको गाली भी दिया जाता है, चोर भी कहा जाता है और बेल तक नहीं दिया जाता है। और सामने एकदम खुलेआम कहता है कि जाइए लिट्टी चोखा खाइएगा, जाइए ना जेल में हरि कीर्तन बजाइएगा, विदेशिया के नाच देखिएगा। ये जज की औकात है। इसलिए औकात है कि हम लोग मरे हुए हैं। उसको पता है कि इसको चोर कह करके लोग छोड़ देगा और उधर ईमानदार कह के घुस जाएगा। मित्रों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग दे रहे हैं और रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। रोने का समय पार हो गया है। अब आइए, ये आरक्षण तो ले लिया, जहां पब्लिक सरकारी सेक्टर बचा होगा वहां आरक्षण ले लिया और सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके जजों ने अब अंतिम रूप से फैसला भी दे दिया। एक जानकारी और ले लीजिए, परम पूज्य M.K. स्टालिन साहब की पार्टी कोई ये काम नहीं कर रहा है। M.K. स्टालिन साहब की पार्टी ने तय किया है कि इस लड़ाई को हम और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंच में ले जाएंगे और सबसे समर्थन मांगा है तमाम सामाजिक न्याय की पार्टियां चलाने वालों से कि समर्थन करो। और अबरी 9 बेंच के जज अथी में ये बेंच बनेगा, या सभी जज बैठे और तय करे कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो लेने जाने वाले हैं। इसलिए M.K. स्टालिन आज के हमारे और पिछड़ों और दलितों के आइडल होना चाहिए, ईमानदारी से आइडल होना चाहिए। भेदभाव नहीं करो, जो काम करता है वो अपना है, काम नहीं करता हो पराया है। यह अगर हम लोग नहीं पॉलिसी अपनाया और जाते जाते नेता बना करके और उनके पीछे लग्गू अगर रह गए, इसी का ही परिणाम है। हमारा नेता जानता है क्यों साथ दिया उन लोगों ने फॉरवर्डों के आरक्षण का, पता है? मैं जहाँ तक समझ पाया, उनको ये पता था कि फॉरवर्ड बहुत जगह हुआ है, ब्राह्मण बनिया बहुत एक जगह आया हुआ है, और हम लोगों में से पिछड़े दलितों में से भी फोड़ लिया है कि आर्थिक आधार पर और गरीब लोगों को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। एक मानसिकता तैयार कर लिया है। तो उनके पास आबादी बहुत है और वो मुखर बहुत हैं और रोड पर आकर के मारने और लड़ने वाले बोल्ड बहुत हैं। वो अपने हकों के साथ कभी किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से खिलाफ करके चले गए ना, तो उनको डर था कि मेरी गाड़ियाँ चुरेंगे, मेरे घर तोड़ेंगे, क्योंकि हमारा समाज, उनको ये भी पता था कि हमारा जो समाज है वह इतना जागा हुआ नहीं है, इतना जगा हुआ नहीं है कि मेरे बचाव में वो रोड पर आ जाएगा। तो उनसे वो डर रहे थे और हमसे इसलिए नहीं डर रहे थे कि जिस जात का नेता है वो तो हर हाल में उसके साथ रहेगा। आएगा रोड पर, भले फॉरवर्ड को आरक्षण दिया, बाहर हाउस से निकलेगा, उनके जाति के लोग घेर लेंगे, उतना खाली बचाने वाला होगा, बाकी दूसरे लोग बचाने वाले नहीं आएंगे। और ये लोग बहुत बड़ी जमात है। तो जिसका समाज जगह नहीं होगा, जहां सामाजिक बदलाव नहीं होगा, जहां सामाजिक चेतना नहीं होगी, उसका नेता, उसके लोग उसको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, उसका शोषण करते रहेंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता है। हमको जगना होगा अगर सही काम कर रहे हैं। अगर जिस दिन ये लोग समर्थन किया था, मैं ईमानदारी से बता देता हूं, हम लोगों ने नेताओं को ही बर्बाद किया है, अपने नेताओं को। अगर हम लोग जगह होते ईमानदारी से, उनके घरों पर वही दिन चढ़ना, अपने नेताओं के घर पर हमको चढ़ना चाहिए था और चढ़ करके कहना चाहिए था
कि तुम्हारा पुतला तुम्हारे घर के सामने आज जलाने आए हैं, तुमने उसका क्यों समर्थन किया? नहीं, असली जागरूकता ये होता है, ये नागरिक ये होता है, किसी देश का सिटीजनशिप का ये मतलब होता है। सिटीजनशिप का मतलब होता है सही और गलत देखना, जात का मतलब होता है कोई गलत और सही नहीं देखना है, मेरा जात का नेता जहां रहेगा वहां हम रहेंगे। यह देश तो अभी पूरा देश बना ही नहीं है, राष्ट्र बना ही नहीं है, हम जाति में बटे लोग हैं और हम लोग उनको सुरक्षा कवच दिए हुए हैं और उधर से डर करके वो हर साथ ले रहे हैं। मेरे भाई, मैं फिर आज कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा, और हमेशा हम कह रहे हैं कि ये बातें भी करने वाले कोई होने चाहिए। सत्य कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, ये बातें जरूर कहनी चाहिए। हम बर्बाद कर रहे हैं अपने नेताओं को, हम अपने नेताओं को काली इतिहास लिख पा रहे हैं कि तुम जहां जाना है जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बर्बाद हो गए भाई, वो छोटा हो गए, हम उनको छोटा कर रहे हैं। जिस दिन ये लोग उनको साथ दिया था, अगर गली और कुची में हर जगह उनके पुतले जलाए जाते, उनको गालियां दिया जाता, उनको मैसेज दिया जाता कि तुम उसके साथ रहो, हम तुम्हारे साथ नहीं है, वो उनको कुत्ता नहीं पूछता और फिर आपके साथ हो जाते और आपके रोड पर आ जाते। नहीं हो जाता। ये काम हमने नहीं किया, ये काम अब करना पड़ेगा, ईमानदारी से करना पड़ेगा। एक ये हुआ। दूसरा, उधर तो आरक्षण ले लिया और हमने दे दिया। अब बताइए, सब चीज तो बिक रहा है ना जी। ये निजीकरण क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन इज नथिंग, डिसमेंटलिंग ऑफ रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। जो प्राइवेटाइजेशन है, जो निजीकरण है, वो कुछ है नहीं, वह सवर्णीकरण का अभियान चल रहा है, ब्राह्मण बनियाकरण का अभियान चल रहा है, नहीं, फॉरवर्डीकरण का अभियान चल रहा है। क्योंकि बाबा साहब के संविधान की वजह से हम लोग तो पब्लिक सेक्टर में, सरकारी संस्थाओं में घुस जा रहे हैं, ठीक है, हालांकि पूरा घुसे भी नहीं है, थोड़ा हुलक रहे हैं किसी किसी तरह से, वो हुलकन भी उसको बर्दाश्त नहीं है। तो क्या कर रहा है? वह कह रहा है, जब हम वहां चले जाते हैं तो कहता है इसको मेरिट नहीं है, ये आरक्षण वाला है। अभी हाईकोर्ट का एक जज है, हाईकोर्ट का जज है, पटना हाईकोर्ट का, हमारा शेड्यूल कास्ट का दरोगा को कहता है आप आरक्षण से आए हैं क्या भारतीय जी? इतनी हैसियत इसकी। जज चाहे जो भी हो, नायक हमारा वोट से जो जाता है वह मालिक होता है, ये मालिक नहीं है। और वो आरक्षण खुलेआम बोल रहा है। भाई साहब, मेरा कहना है कि जो हम लोग उसमें जो जा रहे थे, जो डाइवर्सिटी आ रही थी हर संस्थाओं में, डाइवर्सिटी का मतलब विविधता आ रही थी, हर जात के लोग पहुंच रहे थे, हर धर्म के लोग पहुंच रहे थे, उनको पसंद नहीं था। कहा क्या करे, क्या उपाय है? अंदर में राढ़वा बैठा हुआ है, शूद्र बैठा हुआ है, पर्दा हटा के पूछना पड़ता है या चपरासी से पूछना पड़ता है कि साहब बुलाएंगे, और है कौन? तो अंदर में राढ़ बैठा हुआ है, शूद्र बैठा हुआ है। उन शूद्रों को, अपमानित लोगों को, जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनके बाप को कोई पूछता नहीं था, उनको उस पर्दे के अंदर चैम्बर में किसने बैठाया? किसने बैठाया? बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान बैठाया। उसने तय किया कि ओहो, इतना ही बात है ना, कि संविधान के चलते वहां बैठा हुआ है ना, आरक्षण के चलते बैठा हुआ है ना, क्या करना है, आरक्षण को कैसे खत्म किया जाए। तो क्या किया, सरकारी संस्थाओं में वो आरक्षण ले लिया, हम लोगों ने दे दिया, जो बचा रहेगा, और जो पब्लिक सेक्टर थे उसको बेचना शुरू कर दिया। जब बिक जाएगा तो वहां आरक्षण नहीं है, जब आरक्षण नहीं है तो क्या होगा, वहां से आप संपूर्ण 100% खत्म हो गए। एक आंकड़ा है कि जितने निजी संस्थाएं हैं, जिसका आज के 10 साल पहले का ये आंकड़ा है, 1000 करोड़ का जिन कंपनियों का ट्रांजैक्शन है, अब उसको 1 लाख करोड़ मान लीजिए, 1 लाख करोड़ सालाना जिन कंपनियों का ट्रांजैक्शन है, उसमें जब पब्लिक सेक्टर रहती है तो हम लोग भी दिखते हैं,
लेकिन प्राइवेट सेक्टर का जब अध्ययन किया गया तो उसमें पाया गया कि 94% केवल 2 जात के लोग हैं। कितना है? 94%, 94.4% केवल 2 जात का लोग है। ठीक है भाई साहब, ये प्राइवेटाइजेशन जो है यह सवर्णीकरण है, यह जातिकरण है, यह हमको बाहर करने का एक अभियान है और कोई कुछ नहीं है। भाई ये बातें नागेंद्र यादव समझता है, यह बातें मुरारी बाबू समझते हैं, ड्राइवर साहब समझते हैं, ये पगला समझता है, हमारा भाई जिसके पीछे में हम भी पागल हो गए हैं, वो लोग बैठा हुआ है, नहीं समझ रहा है का? नहीं समझ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? सारे समझ बूझ करके खेला हो रहा है। अब बताइए, इधर खत्म कर देगा 16 आना 100% है, और उधर पहले से ही जितने संस्थान हैं वहाँ 80 से 90% जगह पर बैठा हुआ है, कहीं कहीं 95% बैठा हुआ है, वहाँ घाटने नहीं पाए, इसलिए 10% और ले लिया। कितना आप सह पाइएगा क्या? रह पाइएगा क्या? और ये कब है? ये कब है? जब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान की वजह से आपकी हिस्सेदारी एसटी और एससी वहां बैठा हुआ है। क्या करता है ये 119 और 20 को लोग? क्या करता है? कहीं घेरते हुए आपने सुना? कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी, कोई शेड्यूल ट्राइब का आदमी अपने एमपी को कहीं घेरा कि क्यों साथ दे दिया? कोई ओबीसी का आदमी क्या अपने एमपी को कहीं घेरा? कहीं नहीं। चुनाव हो रहा था विधानसभा का, 20 के बाद 21 में हुआ, नहीं 19 के बाद 20 में हुआ। यहाँ राजीव दांगे जी से यहाँ नशेर में उनका वीडियो हम देख रहे थे। हमको पर्सनल बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम पर्सनली बात कर ही नहीं, जनरल बात कर रहे हैं। वहाँ लोग कह रहा था मेरे आप शादी विवाह में आप आते हैं तो आपको वोट दें। वीडियो में देख रहे हैं, मेरा नली वाली बनाया है कि आपको हम वोट दे दें। कब? जब निजीकरण का अभियान चल रहा हो, जब उन लोगों को 10% आरक्षण दे करके बेशर्मी से लोग वोट मांग रहे हो पिछड़ों के, दलितों के गांव में, और वहां नल्ली और गली का हिसाब हमारा लोग ले रहा है। मैं उन दिनों समझ गया था सहेंद्र बाबू, ये बस में हमारी बस का चीज अब नहीं है। यहाँ बुलाइए, लोग समझ रहा होगा कि नागेंद्र ज्यादा बुलाया है, वो लौटी नहीं तो चला क्या करिए, कह दे तक इससे होने वाला है का कुछ? नल्ली गली का हिसाब करना था। हम सोचते थे, मेरी ये इच्छा थी, हम लोग दोनों भाई विचार करते थे, अबरी बीजेपी को पता चल जाएगा, अबरी आरक्षण देके उसको निकला है चुनाव के लिए। यहाँ तो नल्ली गली का हिसाब हो रहा है, यहाँ तो मेरे शादी में नहीं आया, इसका हिसाब हो रहा है? क्या होगा? इधर खत्म हो गए, दोष हमारा साफ है। हमारा दोष मतलब यहाँ लोग बैठे उनका दोष थोड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं जिनके लिए हम मरते और मिटते हैं,